मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा और सदा प्रसन्न रहूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, हाथों को रख करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। ठीक है, तो मैसेज करके बताएं सभी तैयार हैं क्विज के लिए। आपके मैसेज में उत्साह दिखना चाहिए मेरे को। बहुत बढ़िया। तो हमारा जितना हम एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन सभी जगह से लूंगा और ज्यादा प्रेफरेंस हमारे रहेंगी जो लास्ट टाइम हमने कवर किया है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी का एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब टाइम बचेगा फिर हम बाद का और क्वेश्चन हम लेंगे। तो जिसका माइक खोला जाएगा तुरंत आपको माइक खोल के बताना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे अ, प्रेरणा जी बताएंगे माइक खोल के एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम वो होता है जिससे हमारे बॉडी में ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बाहर निकालने का और ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और वाटर को भी फिल्टर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैसेज करके बताएं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स, जितने ज्यादा नाम आपको याद है आप टाइप कर दो, और हो सके तो सीक्वेंस में करना सारे। देखते हैं सबसे पहले ज्यादा नाम कौन टाइप करेगा। कम से कम 7-8 टाइप करने हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम के शालिनी जी ओनली, एक्सक्रिएटरी के ओनली। मैं सिस्टम पूछ रहा हूँ, ऑर्गन नहीं पूछ रहा हूँ। सिस्टम के ऑर्गन पूछ रहा हूँ। देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप करेगा। कम ऑन, बहुत बढ़िया। नीरज जी ने 5 नाम टाइप किए हैं, लेकिन अभी मेन चीजें इन्होंने छोड़ दिया है। सीरीज नहीं बनाई है नीरज जी ने। सीरीज में कौन भेजेगा देखता हूँ मैं। पेपर में सीक्वेंस आ चुकी है कई बार हमारे एग्जाम में, इसलिए आप सीक्वेंस में ही चीजें टाइप करें। कम ऑन। वेरी गुड। प्रेरणा जी माइक खोल के बताएं। बहुत बढ़िया, प्रेरणा जी ने टाइप किया है। मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छा किया है। हाँ प्रेरणा जी बताइए। भाई भैया रेनल रेनल कैप्सूल आता है इसमें, रेनल कॉर्टेक्स आता है, रेनल फैसिया भी है एक चीज, नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन, मेड्यूला और मेजर कैलेक्सिस, माइनर कैलेक्सिस, पिरामिड और रेनल पेपिला जो कि ऊपर का पार्ट होता है वो है सब भैया। अच्छा और बताया तो। कॉर्टिकल, नेफ्रॉन के अंदर कॉर्टिकल होता है और जस्टा मेड्यूलरी होता है एक। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी कोशिश किया है। तो हाँ ठीक है, और पढ़ेंगे थोड़ा और बेहतर हो जाएंगे। अब मैं गोपाल दास जी कहूंगा। गोपाल दास जी आप बताइए। शालिनी जी ने परफेक्ट टाइप किया, बहुत बढ़िया शालिनी जी। गोपाल दास जी माइक खोल के बताएं। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम बताना है क्या? यस। इसमें अपने बॉडी का वेस्ट
प्रोडक्ट बाहर होता है। ऑर्गन्स के नेम सीक्वेंस में ऑर्गन्स के नेम थोड़े थोड़े ही याद है सर। बताओ। कॉर्टेक्स, मेडुला, मेडुला के अंदर पैरामिड्स हैं, फिर माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, फिर हीलियस है, फिर यूरे यूरेटर, फिर यूरिथ्रा। बस सर अभी तो इतने ही याद आ रहे। शालिनी जी माइक खोल के बताइए। कोशिश अच्छी है आपकी, कुछ गलती होगी आपसे, रेनल कोशिश किए बताइए। रेनल पैपिला, माइनर क्लैक्सिस, मेजर क्लैक्सिस, रेनल कैविस, यूट्री ब्लैडर और यूरेटा। यूरेटा। बहुत बढ़िया, ये है एक्चुअल जो हमारे ऑर्गन्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेपिला से, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट है, उसके बाद में पेपिला ही आएगा। है बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताएंगे, मुझे मनोज पाल जी बताएंगे कि किडनी को कितने भागों में बांटा जाता है। हम स्टडी के डायरेक्शन से कितने भागों में बांटते हैं? सर जी मैं तो बाहर था सर, मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर पाया सर बिल्कुल भी। थैंक यू। मुझे बताएंगे, नीरज जी माइक खोल के बताएंगे, और कौन कौन से हैं वो। नीरज मंडलोई जी बताए। जी 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 भैया, क्या बताना है वो मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया था। किडनी को कितने भागों में बांटा गया है स्टडी की डायरेक्शन से? किडनी को भैया 3 भागों में बांटा गया है सर। नहीं, दो। नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा गया है, नेफ्रॉन का पता है मुझे। मैं किडनी पूछ रहा आर्टेरियल हूँ अभी, किडनी के नेफ्रॉन। पार्ट, किडनी के पार्ट पूछ रहा हूँ। किडनी के पार्ट आउटर आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला में बांटा। कोर्टेक्स मेडुला। कल मैंने एक चीज और बोली थी, इसका मतलब आपने नोट नहीं किया कल वाली चीज मेरी। मेडुला पिरामिड्स 3 थे, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड मेडुला मेडुला पिरामिड। पिरामिड्स। वो पिरामिड मीनाक्षी जी उसी में आ जाएंगे, वो मेडुला के अंतर्गत। कल मैंने एक चीज आपको नया बोली थी, जो अनंत प्रकाश गुप्ता में कल ही मैंने पढ़ी थी वो। कैलिसिस। हाँ पेल्विस, उसमें क्या होगा ना, माइनर कलेक्सिस, मेजर कलेक्सिस और रेनल पेल्विस, ये तीन भी आएंगे। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो 3 पार्ट ये हो गए, और जैसे मीनाक्षी जी ने बोला उस हिसाब से फिर 4 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो पिरामिड को मेडुला में ही गिनते हैं, इसलिए पिरामिड को मेडुलरी पिरामिड भी बोला जाता है, इसलिए उनको हम एक मानेंगे। तो इस आधार पे किडनी के 3 पार्ट हो गए, कोर्टेक्स, मेडुला एंड पेल्विस। ठीक है, क्लियर सभी को? अब मेरा अगला क्वेश्चन है, भारती माली जी मुझे बताएंगे किडनी कितनी होती है और कहाँ होती है? सर किडनी 2 होती है, वो हमारे कमर के पीछे उसकी जो पोजीशन होती है वो T12 और L3, और उदरीय भाग में T12 और L3 के स्तर तक दोनों उदरीय भाग में स्थित होती है। हेलो। ठीक है, उधर के पश्च भाग में स्थित होती है। ठीक है, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? सर उसको प्रोटेक्ट फ्लोटिंग रिफ्स है जो T12 और T11 और T12 द्वारा उसको प्रोटेक्ट होती है, जो किडनी के पीछे के भाग में प्रोटेक्ट करता है। ये T11 और T12 ये कहाँ होती है? क्या ये वर्टिब्रा वाली बता रहे हो आप, कोई और T11 12 बता रहे हो? नहीं नहीं, वर्टिब्रा वाली। मीनाक्षी जी क्या गलती किया इन्होंने, बताओ। सर ये थोरेसिक है, थोरेसिक 11 12 जो रिब्स से जुड़ती है। किस नाम से उनको जानते हैं हम? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर हुआ भारती जी? जी सर जी। फ्लोटिंग रिब्स वो वर्टिब्रा से जुड़ती है, लेकिन वर्टिब्रा थोड़ी प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट तो रिब्स करती है ना, वैसे जो घेरे रखती है उसको। ठीक है, जी जी हाँ, जी हाँ सर। नहीं तो कोई किसी ने पासू में मुक्का मारा और किडनी के आर पार निकल गया मुक्का, उसको दर्द को रोकने वाली रिब्स है, पहले रिब्स में रुकेंगी और फिर वो किडनी तक उसका इफेक्ट जाएगा। जी सर जी। और मैं अपने एक अनुभव बताता हूँ, आप माइक बंद कर लीजिए। एक हमारे में स्कूल में टीचर था, रेड रोजेज पब्लिक स्कूल साकेत में। तो वहाँ के हेडमास्टर को मैं योगा करा रहा था, तो उसको मैं करा रहा था पवन मुक्त आसन, और वो डायबिटीज पेशेंट है काफी, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो ऐसा। उसकी फ्लोटिंग रिब्स हिल गई,
मैंने कहा कि थोड़ा सा टच करने की कोशिश करो, उसने थोड़ा सा झटका दे दिया और झटका देते ही उसकी रिब्स हिल गई पूरी तरीके से। उसको 2 महीने तक काफी प्लास्टर बांध के रखना पड़ा सीधा अपने आप को। तो ध्यान रखिए, आसनों में कभी झटका मत दीजिए। पवन मुक्त आसन मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतने सिंपल आसन से भी क्या किसी की रिब्स या वर्टिब्रा पे इतना इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखना भैया, छोटे छोटे आसन भी अगर थोड़ी सी गलती की जाए तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो पवन मुक्त आसन से भी उसकी रिब्स हिल गई थी। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विवाह नागपाल जी से। आप बताएंगे कि किडनी की कितनी लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सर किडनी की तीन लेयर्स होती हैं, और अंदर की साइड से अगर देखेंगे तो सबसे अंदर वाली रीनल कैप्सूल, फिर एडिपोज कैप्सूल, और फिर रीनल फेशिया, सबसे बाहर रीनल फेशिया। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर किया आपने, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे, लक्ष्मी मैडम बताएंगे मुझे कि कितनी क्या उसका आकार होता है, क्या उसकी लेंथ, वेड्थ और थिकनेस होती है किडनी की, और उसका वेट क्या होता है, तीनों चीजें बताएं। सर इसका आकार किडनी बीन के शेप का कहते हैं, राजमा के बीज की तरह। और लेंथ इसका 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। देन इसका लेंथ 10 से 12, और विड्थ जो चौड़ाई हो गई 5 से 7 सेंटीमीटर तक। थिकनेस जो उसकी मोटाई हो जाती है, जैसे हम हाथ में जो पकड़ते हैं थिकनेस, वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। वेट इसका हार्डली 120 से 170-75 के अंदर वेरिएट करता है, क्योंकि किडनी में, दोनों किडनी में, एक किडनी छोटा होता है, एक बड़ा होता है। बहुत बढ़िया। कौन सी छोटी बड़ी होती है, रेडिश क्यों ब्राउन सा होती होता है? है सर। वो एक जो हमारे लीवर के साइड में होती है, वो थोड़ी सी साइज में छोटी होती है, इसी वजह से वो T12 और L3 के बीच आती है। और एक जो बड़ी होती है वो T11 और L3 के बीच आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगला मेरा दोनों किडनी क्वेश्चन में है। से एक किडनी का फंक्शन लेस होता है, एक का ज्यादा होता है। बहुत दोनों बढ़िया। बराबर काम नहीं करते हैं। हाँ हाँ, वो छोटी होगी तो ऑटोमेटिक उसमें पिरामिड्स भी कम होंगे, है ना, फंक्शंस भी कम होंगे। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन मेरा है रोशनी जी से। रोशनी जी बताएंगी किडनी में खून आने वाली नस का क्या नाम है, और जो वापस जाती है उस नस का क्या नाम है, और क्या बोलते हैं उसको? रोशनी गौर जी। बताया था आपने एफ्रेट, नाम मुझे याद नहीं होता सर। एक एफ्रेट करके कुछ था और एक इफ्रेट करके था, मतलब वो जिससे है आता है वो न्यूरॉन। एफ्रेट। रोशनी जी आप ठीक कह रहे हो, वो जी, न्यूरॉन में आएगा बात। मैं किडनी का पूछ रहा हूँ अभी, मेन पूछ अच्छा रहा हूँ, सर। आप अंदर चले गए, मैं बाहर का पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। सर ध्यान, वो आपने बिल्कुल ठीक बताया जो आपने अभी बोला है। चलो आप उसी रियल को वेन दोबारा तो नहीं रिपीट सर, करो, जैसे आप बोल रहे उसी हो को रियल रिपीट करो, वेन। आप पहले और जो आप बोल रहे थे वो दोबारा बताओ मुझे। सर एक जो होता है वो एफरेंट, जिससे ब्लड आता है, और दूसरा था एफरेंट करके था, EFFE, तो उससे ब्लड बाहर जाता है, ठीक है, निकलता है उसमें। अब बहुत बढ़िया, वो आपने बहुत अच्छा बताया। अब इनकी अधूरी बात को विभा जी पूरी कीजिए, इनकी अधूरी बात को कंप्लीट कीजिए। हाँ जी सर, रीनल आर्टरी और रीनल वेन होता है सर। इसमें ना बहुत सर, इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन था। मैंने ना एक्चुअली कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, मैंने आज रिकॉर्डिंग देखी। आपने बोला कि जो ब्लड आता है वो रीनल वेन होता है, ना लेकिन ना, रीनल आर्टरी, आर्टरी। आर्टरी अच्छा वो सर, मिस्टेक आपने, भी हो सकती है हाँ वो। हाँ सर, मैंने कहा था शायद क्लास के ना बाद में बताऊंगी, इसलिए अब क्वेश्चन आ गया, इसलिए बता रही हूँ कि जो आता है ब्लड लेके रीनल आर्टरी, और जो वापस लेके जाती है रीनल वेन, क्योंकि हाँ वो हर मैं भी पूरी, हाँ जी ठीक हाँ कह जी, रहे हो, वो मैं पूरी भी बॉडी मिस्टेक से में निकल जो गया मुंह से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो आर्टरी होती है, और जो लेके जाती है वेन होती है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, उसमें बहुत उल्टा बढ़िया, होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मे भी हो सकता है कि मुझे बोलने में शायद गलत निकल गया हो, लेकिन मैं, मुझे भैया इन आर्टरी और वेन ही होगा, क्लियर है। और डायग्राम से भी मैंने बताया था, ब्लू कलर में, आपको याद होगा, ब्लू कलर की आर्टरी और रेड कलर की हाँ, वेन। रीनल नो सर, यही यही कंफ्यूजन है सर, ब्लू कलर की आर्टरी नहीं होती।
रीनल सर वेन ब्लू करके कलर की वेन होती है, रेड कलर की आर्टरी होती है, तभी ये कंफ्यूजन हुआ है सर। रेड कलर की आर्टरी होती है, ब्लू कलर की वेन होती है। अरे सर हाँ, वो जो सॉरी हार्ट से सॉरी सॉरी, निकलती है ना, हाँ इंफीरियर ठीक वाना है ठीक है केवा, ठीक है। उसी का पार्ट हाँ हाँ, क्योंकि याद आ गया, देख लिया क्योंकि मैंने, सर रेड उसमें, कलर की वेन हाँ है, जी, ऑक्सीजनेटेड आर्टरी ब्लड है। होता है तो वो रेड होती है। ओके ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग अब क्लियर कर लीजिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो लंग से अभी आया है उसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, उसको हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, और इसी को मेडिकल लैंग्वेज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त। तो वो हमारी आर्टरी में फ्लो करता है। तो उसी आधार पे जो उसका जो रंग है लाल होता है, और जो शिराएं होती हैं वो क्या होती है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल से वापस जाता है शरीर, वापस लंग्स में जाएगा, पहले हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से फिर वापस ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो इसी क्योंकि वो अशुद्ध रक्त है, उसमें ऑक्सीजन का अभाव है, इसी आधार पे जो वेन्स यानी कि सिराओं का जो रंग है वो ब्लू कलर का हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है रश्मि शर्मा जी से, वो मुझे बताएंगे कि रीनल पेपिला क्या होता है और पिरामिड क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। राहुल जी, मैंने क्लास नहीं ली है 2-3 दिन से, तो मुझे टॉपिक अभी पता नहीं है। मुझे बताएंगे मयंक जी, पिरामिड कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, और उनका रेनल पेपिला कहाँ होता है, दोनों बताएं। जी सर। सर मेडुला में होती है रेनल पेपिला। तो अब ये बता दीजिए कि पिरामिड कहाँ होते हैं और कितने होते हैं। सर ये पिरामिड जो होते हैं वो 8 से 12 होते हैं, और जो उनके आगे का भाग होता है उनको, जो सकरा भाग होता है आगे का, उसको वाह क्या तो बोलते हैं सर। 8 से 12 होते हैं सर पिरामिड की संख्या इसमें। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया। 8 से 12 संख्या होती है, उसका संकरा से ना उसको रिनल पेपिला कहते हैं, पेपिला, ठीक है। के आगे वाले भाग को सर रेनल पेपिला बोलते हैं। पेपिला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है सारिका जी से, रिनल पेपिला के बाद में जो यूरिन है वो कहाँ कहाँ जाएगा, उसके जस्ट बाद कौन सा पार्ट आएगा, 3 पार्ट के नाम बताओ लगातार। एक्चुअली सर, जी सारिका जी बताओ। हाँ जी सर, मैं 15 दिन से आज क्लास अटेंड कर थैंक रही यू हूँ, वो भी थैंक अभी यू। आज लास्ट एग्जाम थी मेरी कोई नहीं, आज भगवत गीता की। भावना चौधरी लेफ्ट हो गई है, तो मुझे बताएंगी भारती माली जी, बताएं मुझे। सर मुझे वो नहीं आता है सर। नहीं पता है, नीरज जी बताएं मुझे। जी पेपिला पूछ रहा यूरेथ्रा हूँ, में जाता ध्यान है, रखना, उसके बाद पेपिला के बाद पूछ रहा हूँ मैं, बताओ नीरज जी। रीनल पेपिला के बाद जो वो यूरिन होता है वो यूरेटर के बाद जाता है, यूरिन ब्लैडर में जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है। नहीं, सचिन जी बताओ मुझे। सचिन कुट, कुट है ना ये, हाँ जी सर। बताइए बताइए सचिन जी। सर मैं अभी आया क्लास ज्वाइन करने के लिए। प्रेरणा दुबे जी बताइए। भैया रेनल रेनल पेपिला जो होता है उसका निचला वाला भाग जो होता है वो पिरामिड होता है, जो पिरामिड होता है वो मेडुला से कनेक्ट होता है, फिर मेडुला में जाता है जो कि माइनर कैलेक्सिस से ऐड होता है, माइनर कैलेक्सिस में जाता है, फिर मेजर कैलेक्सिस में जाता है, फिर पेल्विस में जाता है, और उसके बाद यूरेथ्रा, फिर ब्लैडर और फिर यूरेटर। यूरेथर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। हाँ आपने भैया। प्रेरणा जी बहुत अच्छा बताया, एक छोटी सी गलती कर दी, पिरामिड का जो एंडिंग पॉइंट होता है ना उसी को पेपिला कहते हैं, तो पिरामिड पेपिला से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा, है? ध्यान रखना इसको। सर एक गलती और की सर, इन्होंने यूरेथ्रा पहले बोल दिया और बाद में यूरेटर बोला। बाद में बोला। हाँ, यूरेटर तो पहले मैंने बाद आके, में बोला यूरेटर हाँ जी, पहले आएगा,
यूरिन ब्लैडर सेकंड आया, एंडिंग में यूरेथ्रा आएगी। अक्सर हमारे एग्जाम में यहीं पे गलती करते हैं, यूरेटर यू के नाम से यहीं पे गलती होती है, तो आप इस चीज का ध्यान रख लेना। बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा अंदर घुसता हूँ, अब न्यूरॉन के अंदर। अब मुझे बताएंगे अंशुमान जी, मुझे बताएंगे न्यूरॉन के टाइप्स बताओ। नेफ्रॉन नेफ्रॉन सर। सॉरी सॉरी, नेफ्रॉन। क्या हो रहा है आज मेरे को, नेफ्रॉन। शुभम जी बताएंगे नेफ्रॉन के कितने प्रकार का नेफ्रॉन होता है और क्यों नेफ्रॉन दो उनका नाम प्रकार पड़ा के है होते ऐसे? हैं सर। कार्डियल नेफ्रॉन होता है 85% और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है 15%। याद कर रहा हूँ सर। कार्डियल नहीं होता, थोड़ा सा चूक गए हो आप। कॉर्टिकल होता है वो, है ना? हाँ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन सर। ठीक है, थैंक यू। इनकी संख्या एक किडनी में 10 लाख के बराबर होती है सर, नेफ्रॉन की संख्या इसमें। बहुत बढ़िया शुभम जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अगला मेरा क्वेश्चन पूनम जी से है, दोनों नेफ्रॉन के डिफरेंसेस आप बताइए। इसमें जो कॉर्टेक्स वाला होता है उसमें ग्लूकोफैनले थोड़ा छोटा रहता है और जस्टा मेडुला में बड़ा रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है कॉर्टिकल में, और इसमें नहीं कम होता है, और जस्टा मेडुला में ज़्यादा होता है। और इसके बाद इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स नीचे की तरफ ऊपर होता है कॉर्टिकल में, और जस्टा मेडुला में थोड़ा नीचे होता है। और जो कॉर्टेक्स होता है ये इसका लूकोफैनली तो छोटा होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है, और इसमें जस्टा मेडुला में ज़्यादा होता है। और इसमें जो होता है इसमें पोटेशियम, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट HCO3 इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और जस्टा मेडुला में क्योंकि इसमें लूकोफैनले बड़ा रहता है और कॉर्टिकल में छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होता है ना के बराबर। अच्छा, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हो, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। मेन जो एब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी और डीसीटी में होता है, और पीसीटी डीसीटी कॉर्टिकल में ज्यादा होती है, ठीक है? तो इसीलिए कॉर्टिकल में ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जो हमारा लूकोफैनले होता है वो जस्टा मेडुलरी में लंबा होता है, उसमें सिर्फ बोला जाता है कि सिर्फ 5% ही लगभग रीअब्जॉर्प्शन उसमें होता है। तो क्या है, तो इस आधार पे तो जो हमारा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और जो जस्टा मेडुलरी है उसमें कम होगा। बाकी आपके पॉइंट सही थे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मुझे शालिनी जी बताएंगी कि वासा रेक्टा क्या होती है? हेलो, हाँ जी, क्या जी, पूछ रहे थे आप? वासा सॉरी। रेक्टा क्या होती है? अब वासा रेक्टा जो होती है, ये के लूप में जो वेन्स और आर्टरीज का जाल होता है, और आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर को ब्लड में वापस मिला देता है और यूरिन का कॉन्स्ट्रक्शन करता है। ठीक है, लगभग आपका है, ठीक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस वेन्स में मिला देता है और वो हेनले के लूप को कवर करके रखती है, ठीक है। चितरंजन साहू जी मुझे माइक खोल के बताएंगे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है? सर ग्लोमेरुलस ये होता है जो एक कैपिलरीज होती है सर, कोशिकाओं का जाल होता है, जो एफरेंट जो हमने आर्टिकल देखा था सर, उसी का जाल होता है ये। यहाँ पास पहले छन्ने का काम होता है सर, फिर ये आगे ठीक है, कैप्सूल में ट्रांसफर करता है सर, जो छन्ने के बाद। ठीक है। ग्लोमेरुलस से आने वाली आर्टरी का क्या नाम है और जान निकलने वाली आर्टरी का क्या नाम है, ये और बता दीजिए। आने वाले का सर एफरेंट है और जाने वाले का इफरेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है कौशल जी से। कौशल जी, आप मुझे बताएं बोमन कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ वो उपस्थित होता है?
कौन सा कैप्सूल? बोमेन कैप्सूल। अब मैं ये वाला नहीं पढ़ पाया। आशा रानी मैम बताएं आप। वेरी गुड प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी ने पढ़ना शुरू कर दिया है। देख लीजिए, इन्होंने आज से पहले कभी इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा था, अभी पहली बार पढ़ रही हैं इन चीजों को, और इतनी अच्छी पकड़ है इनकी अभी। प्रेरणा जी बताओ आप माइक खोल के। डबल वॉल कप होता है भैया। कहाँ पर होता है ये बोमल कैप्सूल ना भैया, प्रेरणा जी आवाज कट गई आपकी। पीसीटी के ऊपर होता है ना भैया ये? ऊपर? आगे बोलो ना, ऊपर नहीं आगे। आगे, हाँ मतलब आगे होता है पीसीटी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नीरज नेफ्रॉन जी। जो सेल होता है इसका यूनिट उसी का टिप होता है, जैसे हमने न्यूरॉन में पढ़ा था ना वो डेंड्राइट्स वाला बॉडी, वही जैसे टिप होता है एक से, इसको आप नेफ्रॉन का अपर पार्ट बोल सकते हैं। अच्छा, अपर भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, थैंक यू। अगला मेरा क्वेश्चन है, पीसीटी की फुल फॉर्म सभी टाइप करो। पीसीटी डीसीटी दोनों टाइप करो। वेरी गुड शालिनी जी, दोनों टाइप करो, दोनों। डीसीटी भी करना है। मीनाक्षी सरफ जी, आप माइक खोल के बताओ सभी को, और जो फंक्शन आप बता सकते दोनों का बताइए। मीनाक्षी सरफ जी। आवाज नहीं आ रही है मीनाक्षी जी आपका, मेरी जा रही है ना आप लोगों के पास? सर मुझे आवाज आ रही, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, आधे क्वेश्चन जा रहे हैं मैसेज कर भी रही हो तो जा रहे। कोई हेलो, नहीं, बताओ। अच्छा नहीं बता, आपका नेटवर्क इशू है, कोई बात आवाज आ रही है सर? तो आ रही है, बताइए। सर हाँ, पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनका काम और बता दीजिए मीनाक्षी जी। सर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होता है वो 80% जो होता है ब्लड का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो 19% जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन करता है। प्रॉक्सिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पास में होता है नेफ्रॉन के, और डिस्टल इसलिए क्योंकि ये दूर में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अब मुझे अगला क्वेश्चन जयसूरी जी बताएंगे। इनके अंदर क्या विशेषता होती है जिसकी वजह से ये रीअब्जॉर्प्शन कर पाते हैं? क्या चीज होती है जिससे रीअब्जॉर्प्शन होती है? नहीं बता पाते। माइक्रोवेव तो रीऑब्जर्वेशन ओके, नहीं बता पाएंगे सर। आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। हाँ, उनकी जो रीऑब्जर्वेशन होता है पर उनकी संख्या कम होती है ना माइक्रोवेव की, जो पीसीटी में, सॉरी डीसीटी में। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो उसमें 15 से 19% रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पीसीटी में ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है आपका बिल्कुल। अगला मेरा क्वेश्चन है, ये हो गया। अब मुझे उन कंपोनेंट्स का नाम बताएं जो पीसीटी जिनका रीअब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में। उन कंपोनेंट्स, 5-6 कंपोनेंट जो आपको याद है टाइप कीजिए, जिनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मैसेज करे सभी। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, रोशनी जी,
बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। चित्रंजन साहू जी माइक खोल के बताइए आप। हाँ हेलो सर। इसमें सर जी सबसे पहले पहले जो ऑब्जर्वेशन होता है सर वो NaHCO3 का होता है सर पहले। तो उसके बाद आगे NaCl का होता है और H2O का होता है। ठीक, और भी आयंस है जो जिनका एब्जॉर्प्शन होते हैं? उसका पीसीटी में सर इतना तो है सर, फिर आगे डीसीटी तक जाते जाते सर कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम सर। ठीक है, अच्छी कोशिश। ठीक है, आपको नेम तो याद हो गए ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। जी सर। अच्छा, अब ये बता दीजिए, कोई चीज ऐसी भी है पीसीटी दोबारा से ऐड कर देती है उसके अंदर, वो क्या, कौन कौन से आयंस और क्यों करती है वो ऐड? मतलब सर मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ पीसीटी ने एब्जॉर्ब कर लिया जी सर। इन आयंस को, है ना? हाँ एब्जॉर्ब कर लिया, फिर बाद में वो वापस भी डाल देती है। क्यों डाल देती है वो? और कौन कौन से आयंस विशेष होते हैं वो? सर नहीं आ रहा है मेरे, नहीं पता। कोई भी बताओ माइक खोल के। एनीवन? NaCl होता है हाइड्रोजन विटामिन सर शायद ग्लूकोज और पानी को तो नहीं। शालिनी जी बोलो, ठीक बोल रहे थे आप। ग्लूकोज न्यूट्रिशन और बोनेट्स का अवशोषण कर लेते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वापस भी चीजें ऐड कर देती है, क्यों और ऐड करती है उन चीजों को? चलो मैं नाम बोल देता हूँ कि H+ और K+ को ऐड कर देती है। क्यों कर देती है? पुनः अवशोषण करने के लिए शायद। सर पीएच बैलेंस करने के लिए। समझ में नहीं वेरी गुड, विभा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पीएच को मेंटेन करने के लिए वो pH चीजें बैलेंस। वापस पहले ले लिया फिर वापस उसमें ऐड कर देती है। बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, अब मुझे बताएंगे कि आज पूरा दिन सुबह से लेके आज क्या। मुझे बताएं पूनम जी मुझे बताएं हेनले के लूप के बारे में। उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप कैसे क्या होता है, कुछ जो आप बताते हो सामान्य जानकारी आप बताएं उसकी। लूप ऑफ फैमिली में असेंडिंग लूप होता है, डिसेंडिंग। हाँ मैं बताती हूँ, लूप ऑफ फैमिली में क्या होता है, जो पहले तो जो वाटर जाता है तो असेंडिंग लूप में, डिसेंडिंग लूप में जाएगा, और फिर उसके बाद असेंडिंग लूप में जाता है। तो डिसेंडिंग लूप में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स भी होती हैं उसमें, तो वहाँ पे भी अब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद पहले तो वो क्या करता है कि कलेक्टिंग डक्ट रहती है। मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कहीं मिक्स हो रहा है कहाँ थोड़ा। कलेक्टिंग डक्ट में कूद गए पहले ही आप। हाँ वही वही, डिसेंडिंग में जाएगा, फिर असेंडिंग में जाएगा, और फिर यहीं पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। लक्ष्मी मैम आप बताएं। मीनाक्षी जी ने टाइप भी कर दिया, बहुत बढ़िया, कंप्लीट। सर क्या बताना था, एक बार बोलिए एक बार फिर आप से। बताएं हेनले के लूप के पार्ट्स बताएं और उसमें क्या होता है सामान्य जानकारी मेन मेन। सर आपने इसमें 4 पार्ट्स बताया था, जैसे जो ब्लड फिल्टर होके जाती है तो पहले सीधे जाती है, फिर डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग जाती है, एंड देन फिर से वो ट्रांसवर्स सेक्शन आगे की ओर ठीक है, आप मुझे डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के बारे में बताइए। क्या बताना है सर? डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? सर इतना नहीं आता, इतना टफ मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि आया अरे नहीं था। लक्ष्य मैम आपको नहीं आता? अब नहीं मीनाक्षी नहीं, जी मैंने इसको बताएंगे। रिवीजन मतलब कि इतना टफ नहीं आता ना, तो इसलिए इतना डीप नहीं पढ़ा मैंने, इतना मीनाक्षी ज्यादा जी नहीं आता। बताएंगे। लूप ऑफ हेनले में 2 लिम्स होती हैं, डिसेंडिंग लिम्स और असेंडिंग लिम्स होती है। जो डिसेंडिंग लिम्स होती है वो कंसंट्रेट फिल्ट्रेशन करती है, क्योंकि वो रिमूव करती है H2O को। तो जब H2O रिमूव हो जाएगा तो वो कंसंट्रेट फॉर्म में हो जाएगा। फिर जब डाइल्यूट फिल्ट्रेशन होता है तो वो रिमूव करती है इलेक्ट्रोलाइट को, तो वो डाइल्यूट फिल्ट्रेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझे आप कि जब नीचे की तरफ लिम्ब जा रहा है तो पानी निकल रहा है,
इस वजह से क्या हो गया, गाढ़ा हो गया यूरिन। अब जब ऊपर की तरफ असेंडिंग लिंब हो रहा है तो पानी बाहर नहीं जा रहा है, आयंस बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वापस पतला हो गया और आवश्यकता पड़ने पे पानी की एंट्री भी हो जाती है। उसके बाद में फिर डीसीटी में दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब मैं आता हूँ, मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि जहां से मैंने कल बताया था कि डॉक्टर बीपी के इंजेक्शन भी लगाता है जो एंटी, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। नीरज जी मुझे बताएं, वो कौन सा हार्मोन डीसीटी के ऊपर इफेक्ट डालता है? एडीएच भैया, एडीएच। एडीएच, और कहाँ से निकलता है एडीएच हार्मोन? ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये तो इसका फुल फॉर्म जरूर पता है मुझे। इसका एंटी बताओ। डायल्यूटिंग हार्मोन होता है ये। सर ये, हाँ बस इतना ही पता है मुझे, बस ज़्यादा कुछ पता नहीं। मेरा कल का मैसेज पढ़ा होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। मयंक जी बताइए। क्लास में मैंने गलत बोल दिया था लेकिन बाद में मैसेज से सुधार दिया था। मयंक जी बताइए, कहाँ से निकलता है वो? एडीएच कहाँ से निकलता है सर, ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ जी बताओ। पता ये नहीं कल भी सर। पढ़ाऊंगा मैं, कल ये टॉपिक आएंगे हार्मोन्स के। नहीं पढ़ा इसका मतलब मेरा मैसेज आपने कल का। लक्ष्मी मैम आप ही बता दीजिए, आपने ही सही किया था वो। सर वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पश्च खंड, पीयूष ग्रंथि का पश्च खंड से निकलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ लक्ष्मी मैम आपसे। क्या वो वास्तव में पोस्टीरियर पार्ट से ही निकलता है या कहीं और से निकलता है? सर पोस्टेरियर पार्ट से ही निकलता है। नहीं नहीं नहीं, उसका निर्माण कहाँ होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इसका एडीएच का निर्माण, ये निर्माण तो इसका उसमें होता है, दूसरे ग्लैंड में होता है। रुकिए मैं बता रही हूँ, मैंने रिवीजन तो किया नहीं इसका। इसका निर्माण होता है आई गेस थैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में आई गेस। वेरी और इसको गुड। डायरेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है ना, तो कई हार्मोन्स जो है अपनी अपनी जगह बनते हैं, पर ये डायरेक्ट करता है उनको रिलीज करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमारा हो गया अपना इसका। हाँ डायलिसिस रह गया, सॉरी। डायलिसिस और पूछ लेता हूँ। तो अब मुझे आप बताएंगे डायलिसिस क्या होता है, मुझे बताएंगी आशा मैडम, मुझे बताएंगी डायलिसिस क्या होता है, क्योंकि सिलेबस में है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो कृत्रिम रूप से रक्त को छानने का जो किया जाता है उसी को डायलिसिस कहते हैं। कितने प्रकार का होता है ये 2 प्रकार का बताया था कल आपने। मेनली? हाँ 2 बताया था, जी। कौन कौन से 2 बताए थे? 2, एक तो वो था जो हाथ से होता है और एक पेट के अंदर बताया था आपने। ठीक है, नाम याद आ रहे हैं, बाकी लोग जिनको नाम पता हो टाइप कर दीजिए। सर के नाम क्या बताया था आपने? कोई बात नहीं, थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, दिक्कतें हो जाती हैं। कोई भी होता है जिसको वो याद, सुताऊ हाँ होता है और जिसको याद हो माइक खोल के बताओ। सर हीमोडायलिसिस सर और हेमोडायलिसिस और पेरिटोनल डायलिसिस। वेरी गुड, पेरिटोनल डायलिसिस, बहुत बढ़िया। तो और पेरिटोनियल डायलिसिस। हाँ बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा, डायलिसिस करते हैं, कोई चीज मिलाई जाती है, उस चीज का क्या नाम है, टाइप करके बताएं मुझे मैसेज में, वो क्या चीज होती है। वेरी गुड प्रेरणा जी। प्रेरणा जी माइक खोल के बताओ, वो इंजेक्शन, क्यों मिलाई जाती है इंजेक्शन, ये भी बताना। इंजेक्शन होता है सर, वो भैया खून गाढ़ा हो जाता है, हिपेरिन बाहर होता जाता है। नीरज जी बता दूं मैं? बता भैया प्रेरणा जी। हिपेरिन होता है भैया, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हिपेरिन होता है वो बाहर के वातावरण में आने पर जम जाता है, तो वो ना जमे उसके लिए हिपेरिन डाला जाता है। मतलब ब्लड जो है वो बाहर के वातावरण में आने पर जम जाता है, इसके लिए हिपेरिन मिलाया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। वेरी गुड। हिपेरिन कहाँ बनता है प्रेरणा जी? ब्लड में होता है भैया। बनता कहाँ पे? मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको। लीवर में। लीवर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लीवर में बनता है ये। अगला मेरा क्वेश्चन है
अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो मैसेज करेंगे सभी, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुल कितने वॉल्स होते हैं, सीक्वेंस में टाइप करें, सारे के सारे सीरीज में टाइप करें। पहले कौन सा है, उसके बाद का वॉल कौन सा है। ये वॉल्स कई बार आ चुके हैं हमारे एग्जाम में। सर मैं एग्जिट कर रही हूँ, मेरा काम आ गया है। ओके मैम, ओके जी, ओके। थैंक यू, थैंक भैया ये क्वेश्चन वेलकम जी, समझ में नहीं आया, वॉल्स जो स्पिंचर होते हैं ना, स्पिंचर, तो कितने होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में, और उनको सीरीज में टाइप करो। पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर रहा हूं मैं, स्टमक स्टमक की नहीं कह रहा, ध्यान रखो। अभी भी कंप्लीट आंसर नहीं आया है किसी का नहीं है। मीनाक्षी जी 3 कैसे कह सकते हो आप? क्या एनएस के सर स्पिंचर नहीं मैंने आएंगे? यस सर, उनको काउंट नहीं किया सर। बताओ माइक को, कितने होते हैं सारे बताओ। सब पूरे याद नहीं है मुझे, 4 याद है। बताइए, नाम बताइए। सर कार्डिक स्पिंचर हो गया, पाइलोरिक स्पिंचर हो गया, इलियोसिकल स्पिंचर हो गया और सीकम। सीकम स्पिंचर है कोई? सीकम जंक्शन होता है सर, वहां पे भी तो होल होता है। तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा। वहां पे तो नहीं, वो तो इलियोसिकल ही कोई वही तो होता है वोल वहां पे। हाँ वही इलियोसिकल, उसी को सीकम। यस सर, 3 उसके मतलब 3 बाद मतलब। में अब मैसेज करें, मैंने बताया था अच्छे से डायग्राम से कि 2 स्पिंचर हमारे एनएस के पार्ट में भी होते हैं, वो क्या नाम है उनका? कोई भी माइक खोल के बताओ। सर भैया इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल एंड एनालिसिस। एक्सटर्नल स्पिंचर। वेरी गुड। और अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो एक्सटर्नल जो स्पिंचर होता है वो कौन सी मसल्स का होता है? वॉलंटरी। वॉलेंट्री मसल का होता वेरी गुड। और इंटरनल स्पिंचर किन मसल्स का होता है और कौन उसको कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री है, मसल का इनवॉलेंट्री होता है होता है। भैया। और कौन कंट्रोल करता है उनको? मे बी उसे एनएस। ऑटोनॉमिक कंट्रोल नर्वस करता सिस्टम। है एनएससी। वेरी गुड, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बहुत बढ़िया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, अब मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे, सिर्फ जो मैं बोलूंगा वही माइक खोलेंगे। अब मुझे माइक खोल के बताएंगी रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा मुझे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स गिनाएंगे कि कहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और एंड कहां, एंड तक। रश्मि शर्मा जी सुन पा हाँ रही राहुल हैं? जी, बताएं। हाँ मैं समझी। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले हमारा सीकम आएगा, फिर कोलन, कोलन में असेंडिंग, ट्रांसवर और डिसेंडिंग कोलन आते हैं, और रेक्टम, और लास्ट में आपका एनल कनाल। एक इन्होंने कोलोन का एक पार्ट छोड़ दिया, मैसेज करो कौन सा छोड़ दिया? सिग्मॉइड, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड। हाँ वेरी गुड, सिग्मॉइड कोलोन आपने छोड़ दिया था, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है, तो मुझे शुभम जी बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? एसेंडिंग कॉलम होता है, सीकम होता है सर सबसे चौड़ा भाग। सीकम सीकम होता है, वेरी सीकम। गुड, बहुत बढ़िया। चितरंजन साहू जी मुझे बताएंगे कि असेंडिंग कोलोन में क्या होता है? असेंडिंग कॉलम में सर अवशोषण की क्रिया होती है सॉल्ट की और नमक की सर, हाँ, और वाटर दोबारा से बताओ एक बार, दोबारा से एक बार बताओ। अवशोषण होता है सर इसमें। हाँ, फ्लूइड्स हो गया और सर सॉल्ट हो गया। फ्लूइड्स का, वाटर का, विटामिन का भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मुझे बताएंगे अंकित जी, अंकित बडराइज यानी सुनील जी, आप मुझे बताएंगे कि कितना नॉर्मली काइम आता है सीकम में और एनएस से कितना निकलता है? क्या राहुल भैया?
सामान्य रूप से कितना जो काइम है वो चेकअप में आएगा और एनएस से कितना निकलता है शुल्क के रूप में। रोशनी जी आप बताइए, रोशनी जी आप बताइए। बताइए। 500 to 300 ग्राम। ठीक है, 500 इट मीन्स आता है और उसमें से 100 जो है वो वेस्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। लगभग बिल्कुल ठीक है। लगभग ये होता है अच्छा, कि 1/3 ही एवरेज बोल सकते निकलता है। हैं जी। तो 500 का 1/3 लगभग 165 लगभग पड़ता है। वेरी गुड, ठीक है, इतना ऊपर अच्छा। नीचे चलता है। क्यों ऐसा होता है रोशनी जी, ये बता दीजिए, आता है पेपर में, क्यों वो कम हो जाता है? क्योंकि सर ये कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में, इम्पोर्टेंट चीजें, और कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं? सर याद नहीं है थोड़ा। याद नहीं। कौशल जी बताएं। मयंक जी बताएं। सर ट्रांसवर्स कॉलम जो होता है उसमें अवशोषण होता है सर, इसलिए उसका जो होता है कम हो जाता है, 500 का 100 ग्राम या फिर 160 ग्राम हो जाता है। ठीक है, असेंडिंग में और ट्रांसवर्स में दोनों में होता है, ठीक दोनों है। में होता है सर, असेंडिंग में वेरी थोड़ा गुड, ज्यादा ठीक है। होता है, डिसेंडिंग थोड़ा कम। और लूज मोशन की कंडीशन में वो एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी सीधा का सीधा कायम निकल जाता है बाहर। जी जी। अगला मेरा क्वेश्चन है, अब मुझे बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं सीक्वेंस में, और उनका साइज क्या क्या होता है। मैसेज करो सभी। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। सीमा शर्मा जी मुझे माइक खोल के बताएं। चलो, आपके साथ नेटवर्क इशू है। रोशनी जी आप बताएं। रोशनी जी। एक होने में टाइम लग जाता है सर, वो मैसेज करते करते ना बैक होने में टाइम लग जाता है सर। कोई नहीं, बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं सर। कौन कौन से? हम अग्नाशय, पित्त और आंत्रिय हम जिसको बोलते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पार्ट्स के नाम पूछ रहा हूँ, मैं जोसेस नहीं पूछ रहा हूँ। अल्फा, बीटा और ये सर कंफ्यूज हो रोशनी जी जाता क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं पार्ट्स पूछ रहा हूँ सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन। सर मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। सर मैं बताऊँ इसमें आपको कंफ्यूजन, सिंपल नीरज नॉर्मल जी नॉलेज बताओ। में। जजोनियम और इलियम होता है, 3 पार्ट होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो ठीक है, जजोनियम अगला मेरा जजोनियम क्वेश्चन होता है है। वो 25 सेंटीमीटर का होता है, और जजोनियम होता है 2.5 मीटर का होता है, और जो इलियम होता है वो 3.5 मीटर का होता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब विभा नागपाल जी, मैम आप बताएंगे कि जो हमारे ड्यूडेनम में आने वाले जूसेस कौन कौन से होते हैं और किन किन डक्ट से वो आते हैं। ड्यूडिनम में सर जूसेस आते हैं, एक तो बाइल जूस आता है और पेनक्रिएटिक जूस आता है। तो बाइल जूस उधर से हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं, और इधर से पेनक्रिएटिक डक्ट आती है, और वो दोनों मिलके फिर ये उसमें आते हैं, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिलके।
और कॉमन हिपैटिक डक्ट और सॉरी पेनक्रेटिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं जो ड्यूडेनम में ओपन होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा बोलते हुए कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आपको पता है, मैं समझ गया कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ विभा मैम, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके कौन सी डक्ट बनाते हैं? सिक्स सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। वेरी गुड, ये आप चुप गए थे। ठीक है, आप ध्यान हाँ जी, करिए, कॉमन हाँ जी, बाइल डक्ट आएगी, फिर वो जाकर के हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट बनेगी। ठीक है, ठीक वेरी ठीक, हाँ गुड, जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया। अब मुझे बताएंगे कि मैसेज करेंगे प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है। मैसेज करे सभी। मयंक जी माइक खोल के बताओ। एमिनो एसिड होता है सर। क्या टाइप किया आपने? अरे हो गया सर, गलती से किया था। ठीक है। अच्छा, अब आप मयंक जी ये भी बता दीजिए कि लिपिड्स इनकी फैट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। सर कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और फैट का होता है सर लिपिड। फैट का ना, लिपिड तो फैट को ही बोलते हैं। फैट का फिर याद नहीं आ रहा है। उसको बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड, फैटी एसिड होता है एंड प्रोडक्ट उसका। ठीक है, ओके सर। सर डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड बताए थे आपने फैट के। मोनोसेक्राइड होते हैं, और बाद में जो मोनोसेक्राइड का भी जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो फैटी एसिड होता है। ओके। अब मुझे बताएंगे, चलो इससे सर वो भी ज्यादा होता तो है ना फेट आएगा वाले में। नहीं। चलो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, ये बताएंगे आप मुझे कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और मुझे अंशुमान जी माइक खोल के बताएं। भारती माली मैम, आप बताइए। कार्बोहाइड्रेट, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट और को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? नहीं आ रहा है सर मुझे, मैंने नहीं पढ़ा है। अंशुमान जी बताइए, क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से एंजाइम्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दो जगह डाइजेस्ट होता है। सर बता टंग में देता हूँ। चारों होता है, टंग से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। टाइलिन करता है क्या? हाँ, कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। टंग का तो बता दिया, मुंह वाला। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा होता है? एमाइलेज। वेरी गुड, एमाइलेस। बहुत बढ़िया, ये आएगा पेपर में इस लाइपेज तरीके भी, का कि एमाइलेस होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट को लाइपेज कौन सा एंजाइम करता है। बहुत बढ़िया। लाइपेज भी होता है ना। अब क्या? लाइपेज नहीं, यहाँ नहीं होता है वो शायद। अब मेरा क्वेश्चन है अगला, चलो नीरज जी वाला, कि लाइपेस किसको डाइजेस्ट करता है? लाइपेस एंजाइम। फैट को करता है ना भैया, फैट को, फैट को करता है। हाँ, अब आएगा फैट को। बहुत बढ़िया। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन, बस ये हो गया, इतने काफी हैं आप लोगों के लिए। अब मुझे बता दीजिए, मैसेज कीजिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? ये पेपर में आता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। मैसेज करे सभी। रश्मि शर्मा जी माइक खोल के बताएं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? चुप हो जा। हेलो, विटामिन बी एंड विटामिन सी। वेरी गुड, बी की पूरी सीरीज आएगी उसमें। और अब मुझे बताएंगी रोशनी जी बताएंगी
फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? नहीं पता आपको? नहीं शुभम सर, जी आप एक्चुअली बताइए। रिवाइज नहीं किया। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। शुभम जी। विटामिन ए, वेरी विटामिन बहुत ए, बढ़िया। आज का मेरा लास्ट विटामिन क्वेश्चन, डी, ज्यादा हो गए क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है आपका शुभम जी। ADE के बिल्कुल ठीक है। मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरी एलिमिनेटरी कैनाल को सीक्वेंस में मैसेज करें। मुंह से लेकर के एनएस तक सभी पार्ट्स को सीक्वेंस में मैसेज करें, सभी टाइप करें मैसेज में। उसके बाद ये माइक खुलवाऊंगा, जो सबसे पहले पूरी टाइप कर देगा डिटेल में। फास्ट शॉर्टकट ट्रिक ले अपना सकते हो, लेकिन पार्ट सभी लेने हैं आपको। रश्मि जी, इंटेस्टाइन के बाद में क्या होता है? चलो हाँ, रश्मि शर्मा जी ठीक है, आपने एक ही में कंडक्ट कर दिया। अब रश्मि शर्मा जी आप ही माइक खोल के बताओ डिटेल में, सीक्वेंस में बताना, रोल्स भी बताना सीक्वेंस में सारे एंड तक। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों आते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अभी बताए थे मैंने, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस ये आते हैं, और कोलन के 4 पार्ट्स होते हैं वो आते हैं लास्ट में, रेक्टम और और वॉल्स और बताइए, सभी वॉल्स के स्थान बताइए, कहाँ कहाँ किन किन ऑर्गन के बीच में वॉल्स हैं रश्मि जी? मुझे वॉल्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा। विभा नागपाल जी आप बताइए। हाँ जी सर। सर इसमें वॉल्व आते हैं पहले ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, कार्डियक वॉल्व, और उसके बाद उसमें पाइलोरिक वॉल्व आता है स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इलियोसिकल वॉल्व, और फिर एनस में आते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर्स, पहले इंटरनल फिर एक्सटर्नल। वेरी गुड, बिल्कुल सीक्वेंस में आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। और यहीं पे आज की क्विज मेरी समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये क्विज यूजफुल रही होगी। किसी